जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सुन रही संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो संगत जी, मेरी इस जन्म की जर्नी गुरु जी के साथ अप्रैली 97 7 मार्च को शुरू हुई। यूं तो गुरु जी ने हर जन्म में जन्मों जन्मों से संभाला हुआ है, लेकिन इस जन्म में उन्होंने ब्लेस करने के लिए चुना। बहुत ही ऑस्पिशियस डे 7 मार्च। उस दिन शिवरात्रि थी। तो मैं जैसे ही मंदिर से घर आई, मैं शुरू से बचपन से ही शिव जी भगवान की भगत हूँ। तो मैं जैसे ही मंदिर से आई तो हमारे रिलेटिव आए हुए थे दिल्ली से। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी के सत्संग पर चलना है। तो मैंने कहा हमारी फैमिली ने मम्मी पापा ने बोला हाँ जी जाओ जाओ। तो हम, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे बच्चे चले गए। तो गुरु जी उन दिनों सेक्टर 33 में होते थे। गुरु जी उन दिनों 1401 में रहते थे। उसके साथ वाला प्लॉट तब खाली था। वहां पे टेंट वगैरह लग के बहुत सुंदर पंडाल सजा हुआ था। गुरु जी का सिंहासन सजा हुआ था स्टेज पर गुरु जी स्टेज पर नहीं बैठे थे, वो जमीन पर बैठे थे। तो वहां पे दो आंटियां उनकी चरण सेवा कर रही थी। तो जैसे ही हमारे रिलेटिव ने बताया कि ये एक आंटी तो रमा पायलट है, राजेश पायलट की वाइफ, और दूसरी मिसिस सरीन है जो कि एयर चीफ मार्शल मिस्टर सरीन है, उनकी वाइफ है। तो सोचा ठीक है, तो हम भी वहां क्यू में लग गए। तो लाइन में लगे थे। तो जैसे ही मेरी टर्न आई तो हमारी रिलेटिव ने बोला कि मत्था टेको। तो 1 मिनट तो थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि एक गुरुजी हैं तो उनके हम माथा टेकें, क्योंकि पहले कभी इस तरह किसी गुरु का जीवन में आगमन नहीं हुआ था। थोड़ी सी हेजिटेशन हुई, पर रिलेटिव ने दोबारा बोला तो मैंने माथा टेका। तो माथा चरण स्पर्श किए। तो उसके बाद मैं जैसे ही ऊपर देखा, गुरुजी ने ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई कि निहाल कर दिया। उन्होंने उसी दृष्टि में मेरे को अपना बना लिया और इतनी रहमतों की बरसात की। तो मुझे बस ये क्षण में ही पता लग गया, उसी क्षण में ही पता लग गया कि यही शिव जी भगवान हैं। मैं जिनकी पूजा करने मंदिर गई थी, वो साक्षात सामने बैठे हैं। उन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि मुझे दर्शन दें और अपना लें। तो हम बैठ के वहां पे रंगारंग प्रोग्राम चल रहे थे। पंजाबी सिंगिंग, पंजाबी फोक सॉन्ग की सिंगर है डॉली गुलेरिया, गुरु जी के दरबार की। तो वो पंजाबी गाने गा रही थी, शब्द भी चल रहे थे। तब उन दिनों मुझे गुरबानी शब्दों का इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर मेरे माइंड में एक है कि ये भी चला था कि श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। तो हम बैठ गए, क्योंकि मेरा उस दिन फास्ट था। मैंने प्रसाद नहीं लिया, नहीं खाया, मतलब चाय प्रसाद पी लिया। तो फिर बच्चों ने अगले दिन स्कूल जाना था। तो पता नहीं कैसे अनमने से वहां से उठ के हम चरण स्पर्श करके गुरु जी के वापिस आ गए, घर आ गए। तो उसके बाद गुरु जी का प्यार मन में ऐसा पड़ गया कि रोज दिल करे कि गुरु जी के जाएं। गुरु जी का वियोग इतना सताता था कि दिल छटपटाता था, तड़पता था कि गुरु जी के पास पता नहीं कैसे उड़ के चले जाएं। लेकिन मैं अपने हस्बैंड से कह नहीं सकती थी। तो मैं वेट करती थी कि हमारे रिलेटिव आए तो और हमें लेकर आए। वो फ्रीक्वेंटली आते थे और हमें ले जाते थे। पर गुरु जी के बिना घर में दिल लगना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर मैंने एक दिन अपने हस्बैंड को बोला गुरु जी के चले। तो ये ले गए अनमने से। पर मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मैं इनकी मर्जी के खिलाफ गुरु जी के लेके गई। लेकिन मैंने जब गुरु जी के चरणों में माथा टेका तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी या तो अपना प्यार मेरे मन से निकाल लो, या मेरे हस्बैंड के मन में भी अपना प्यार डाल लो, ताकि वो खुद कहें कि हम चलें। तो संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड आस्किंग मी, रेनू गुरु जी के चले। तो हम खुशी खुशी गुरु जी के चले जाते थे। बच्चे छोटे छोटे थे, वो भी इतने खुश होते थे, वहां जाके चुपचाप बैठे रहते थे, बिल्कुल शोर नहीं करते थे, चुपचाप बैठे रहते। तो गुरु जी का इतना प्यार कि उन्होंने मेरे जैसी ना चीज से भी बात की। मैं जब चरण स्पर्श करके उठती थी तो मेरे से वो छोटी सी बात कर लेते थे, प्यारी सी स्माइल देते थे और मेरे से पूछते थे ना की है, मैं अपना नाम बता देना। कभी उन्होंने पूछना केड़े सेक्टर आंदे हो, मैंने अपने सेक्टर का नाम बता देना। कभी उन्होंने पूछना कितना नंबर है घर दा, तो मैंने वो बता देना। तो बस इस तरह ही गुरुजी से बातचीत थोड़ी बहुत हो जाती थी। तो पर मेरे हस्बैंड मेरे को घर जाके कहते थे गुरुजी तेरे नाल तो बड़ियां हस हस के गल्लां करदे है, मेरे नाल तो कदे गल ही नहीं करते। मैं कहा कोई गल नहीं, कल हम जब गुरुजी के जाएंगे
तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो वेरी नेक्स्ट डे हम जब गुरुजी के गए तो गुरुजी सिंहासन पर नहीं बैठे थे, फ्लोर पे बैठे थे, बिल्कुल जमीन पे कुछ बिछा हुआ भी नहीं था वहां पर जहाँ गुरुजी बैठे थे। गुरुजी इतने सिंपल थे, इतने सिंपल थे कि धोती लुंगी भी कई बार उन्होंने डाली होती थी। तो वो बैठे हुए थे, तो हम भी वहां पैरों बार बैठ गए जाके उनके सामने। मैंने बोला कि गुरुजी ये मेरे पति देव। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की बैक पे 2 बार पैट किया और बोला आया करो, वाइफ चंगी है तेरी। यानी कि उन्होंने बोला कि वाइफ चंगी है तेरी। आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि दुनिया के मालिक ने मेरे लिए ऐसा बोला, इतनी खुश हुई मैं। फिर मैंने हस्बैंड को ही बोला, देखा देखा गुरुजी ने क्या कहा मेरे लिए। संगत जी यू वॉन्ट बिलीव, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बिलीव कर लिया कि आई एम गुड। तो उसके बाद बस हम गुरुजी के जाते रहे। तो कई बार गुरुजी के पास से इतनी अच्छी खुशबू आती थी, इतनी अच्छी खुशबू आती थी, कभी रोजेस की, कभी जैस्मिन की, कभी मोगरा की। तो कभी समझ ही नहीं आता था, इस तरह की मिक्स्ड खुशबू थी कि तन बदन में, तन मन में, रूह तक छू जाती थी। तो समझ नहीं आता था कि ये खुशबू कहाँ से आती है। तो वहां जो संगत बैठी होती थी वो बताती थी कि ये गुरुजी की खुशबू है, गुरुजी के पास खुशबू है, तो ये गुरुजी की खुशबू है। गुरुजी के हर एक पार्ट से अलग किस्म की खुशबू आती थी। तो फिर भी लॉजिक माइंड में कभी कभी आ जाता था कि शायद गुरुजी कोई बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाते होंगे जो इस तरह की खुशबू आती है। पर नहीं, वो गुरुजी की खुशबू ही थी। गुरुजी ने वो यकीन दिलाया। वो कैसे दिलाया कि ये अप्रैल स्टार्ट ऑफ द मंथ ऐसे डे था, मैं अपने बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी रूम में। तो मैं एक हिंदी मैगजीन पढ़ रही थी, सरिता। उसमें मस्क डियर पे एक आर्टिकल था कि मस्क डियर के पास एक ऐसी मस्क होती है जिससे मेडिसिन्स बनती हैं, उसकी थेरेप्टिक वैल्यू होती है, और वो फूड फ्लेवरिंग में ऐसे काम आती है, परफ्यूम्स में काम आती है, फ्रेग्रेंस बनाने में काम आती है। तो वो मैंने बुक बंद की और मैं गुरुजी के ध्यान में खो गई। तो मैं ये सोच रही थी कि मस्क डियर के पास खुशबू होती है, तो हमारे गुरुजी के पास तो पता नहीं कितनी कस्तूरियां होंगी जो उनके पास से इतनी खुशबू आती है। तो ऐसा सोचना भर था कि हमारा रूम खुशबू से भर गया। तो वो पहला दिन था जिंदगी का जिस दिन गुरुजी ने खुशबू के रूप में हमारे घर में दर्शन दिए। तो उस खुशबू को एक्सपीरियंस करके मेरा तन मन निहाल हो गया, मैं खो सी गई। तो गुरुजी की जय जयकार की मन में कि गुरुजी खुशबू के रूप में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, बस उनकी मौत चाहिए, उनके मन की मौत चाहिए। तो ऐसे ही गुरुजी ने बड़ी प्यार से मुझे अपने बर्तनों की सेवा बख्शी। गुरुजी ने अपने बर्तन करने का भी मौका दिया मेरे को, और संगत के भी। तो गुरुजी के बर्तन करते करते कई बार जो गुरुजी का प्रसाद खाया पिया, उनके थोड़ा सा बचा के, उनको पता था कि अंदर कौन कर रहा है वो मेरे पे दया करके मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ देते थे। तो मैं, जो वहां पे संगत होती थी, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप डाल देती थी उनके हाथ पे, और थोड़ा सा खुद भी ग्रहण कर लेती थी। वो अमृत प्याला गुरुजी ने पिलाया, पता नहीं कितनी बार पिलाया, गुरुजी ने पिलाया। उनकी बड़ी रहमत थी, उनकी इतनी दया थी कि उन्होंने इस काबिल समझा कि अपना बचा हुआ महाप्रसाद वो मुझे खाने के काबिल बनाए। तो फिर इस तरह ही एक दिन हम गुरुजी के जाने के लिए तैयार हो रहे थे शाम को। तो हमारे घर में फिर 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो एकदम से फिर बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आई हमारे घर में। तो मैंने जहां से आ रही थी, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, बच्चों को बुलाया, देखो खुशबू आ रही है। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी की खुशबू है। हमने हाथ जोड़ दिए, नतमस्तक हो गए। तो फिर हम गुरुजी के चले गए। तो जब वहां से हम आने लगे 10:30 पौने 11, तो एक वहां पे गुरुजी की पुरानी संगत है, नवराज अंकल, वो हमारे पास आए। तो मेरे को बोलते हैं कि चोपड़ा आंटी, आज आपको गुरुजी याद कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, किस तरह याद कर रहे थे? तो कहते कि गुरुजी पूछते पे सी भांडे कौन करता है। तो मैं उन्होंने दसिया कि के आंटी है, एक चोपड़ा आंटी है। मैंने कहा अच्छा। मैं इतनी खुश हुई
कि गुरुजी ने मेरे को याद किया, मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर मैंने पूछा, अच्छा कितने के बजे आपने बात करी थी मेरी? तो उन्होंने बताया कि 6:30 पौने 7। तो बस वही टाइम था जब नवराज अंकल ने मेरा जिक्र गुरुजी को किया, तो गुरुजी खुशबू के रूप में हमारे घर में प्रकट हुए। तो ये बात सुन के मैं धन्य हो गई कि गुरुजी महाराज ने मेरे को याद किया। ये याद क्या, उन्होंने, ये उनका ब्लेसिंग का तरीका होता है। वो जब उनकी मौज आए तो वो इस तरह की मेहर करते रहते हैं, तब भी करते थे, आज भी करते हैं। फिर संगत जी, उस साल के सारे त्योहार हमने गुरुजी के साथ मनाए। तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, तो फिर वही साथ वाले प्लॉट में टेंट लगे। तो गुरुजी ने येलो सिल्क का चोला डाला, साथ में ऊपर गोल्डन जैकेट थी ब्रोकेड की। तो वो बैठे हुए थे, वो सिर्फ जमीन पे बैठे हुए थे। वो सिंहासन पर कई बार नहीं बैठना पसंद करते थे, जमीन पे बैठे हुए थे जब हम गए। तो उन्होंने अपने हाथ से अमृति का प्रसाद दिया। तो फिर वहां पंजाबी सिंगिंग, ऐसी रंगारंग प्रोग्राम हुए, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। 12-1 बज गए। फिर जब गुरुजी आज्ञा देने लगे तो फिर उनके आगे लाइन लगी हुई थी। तो गुरुजी ने कैस्टों का प्रसाद दिया, वो 2-2 कैसेट दे रहे थे। तो मेरे मन में भी थोड़ी इच्छा हुई कि मुझे भी काश कैसेट मिल जाए गुरुजी की, तो नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, हम घर आ गए। तो 1-2 दिन बाद हम गुरुजी के गए, तो हम बैठे हुए थे गुरुजी के सामने। तो नवराज अंकल ने आके मेरे को 2 कैसेटें दी, तो मैंने ले ली। मन को बहुत खुशी हुई कि चलो उस दिन नहीं तो आज मिल गई। तो फिर जब उस दिन हम बाहर अपने घर आने लगे तो बाहर फिर नवराज अंकल मिल गए। मैंने उनसे पूछा कि आपने खुद दी है मेरे को कैसेटें? तो वो कहते नहीं, साडी क्यों कहा था ਤੁਹਾਨੂੰ कैसेट देन दी, वो तो मैनू गुरु जी ने कहा सी लाल सूट वाली आंटी ने 2 कैसेटां दिया। तो बस इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मन की भावना गुरु जी समझते हैं। कि उस दिन मैं मन से चाहती थी कि मुझे कैसेट मिले, तो गुरु जी ने मेरे को वो 2 दिन बाद दे दी। तो थैंक यू गुरु जी, मन की भावना को समझने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने के लिए। तो फिर 1-2 दिन बाद वहां हम एक दिन गुरुजी के अंदर एंटर करने लगे, तो बाहर एक धनोआ आंटी खड़े थे, वो भी गुरुजी की संगत से थे, वो बाहर खड़े हुए थे। तो वो बोलते हैं कि आपने ना कल हमारे घर आना है, हम 5 सेक्टर में रहते हैं, ये हमारे घर का नंबर है, कल गुरुजी ने आना है, आप भी आना। तो हमने कहा ठीक है। फिर हम नेक्स्ट डे उनके घर चले गए। उनके घर में गुरुजी ऑलरेडी आ चुके थे, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। तो हमने, उनका ड्राइंग रूम क्राउडेड था संगत से, तो मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। तो मेरे को जहाँ बैठने का स्थान मिला वो गुरुजी के सिंहासन के अप्रोक्सीमेट 10 फीट बिहाइंड था। तो मैं वहां बैठ गई, लेकिन मन खुश नहीं था कि मैं नहीं गुरुजी को देख सकती, गुरुजी भी नहीं मेरे को देख सकते, गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते। बस मेरा इतना सोचना मात्र था कि गुरुजी ने अपना हेड 45 डिग्री एंगल पे टर्न किया और गुरुजी की आंख से एक सिल्वर ब्लू कलर की रे निकली, जो कि आके मेरे को पेनिट्रेट की। तो वो रे इतनी संभालनी मुश्किल थी, करंट जैसी थी, पता नहीं कितने वोल्ट का करंट लगा दिया हो। पता नहीं गुरुजी ने मेरा क्या कल्याण किया, इतनी रहमत की कि मेरे को इस काबिल समझा कि वो अपनी जो डिवाइन रे थी कि वो मैं सहन कर सकूं, और मुझे उन्होंने बुरे सहन करने का भी अवसर दिया। तो मैं इतनी मगन हो गई गुरुजी के प्रेम में, वहां मैं बस आंखें बंद करके बैठी रही। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे। डॉली गुलेरिया भी आई हुई थी वहां पे, वो जो पंजाबी सिंगर, जो कि वो सुरिंदर कौर है, पंजाबी की बहुत फेमस सिंगर, उनकी डॉटर है। तो वो अपना प्रोग्राम वहां दे रही थी। तो मैं गुरुजी के प्रेम में मगन आराम से बैठी, मैं उस रे के आनंद में विभोर होके बैठी रही वहां पे। तो फिर हम घर आए। तो इतनी ज्यादा, जब गुरुजी इस तरह की रहमत करते हैं तो जहाँ ड्रीम में दर्शन होते हैं तो इतनी रहमत, इतनी ब्लिस फील होती है कि जो बयान से बाहर है, कि वो तन मन को आनंदित कर देती है, रूह को माला माल कर देती है। तो फिर एक दिन
हमें वो गुरुजी उन दिनों 10:30-11 बजे भेज देते थे, पर गुरुजी के सामने से उठने का तो दिल ही नहीं करता था। कि दिल करता था कि बस यहीं बैठे रहें, क्योंकि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो गुरुजी के चरणों में ही है, और वो तो साक्षात गुरुजी के सामने। वहां से उठना कितना मुश्किल होता होगा, आप समझ ही सकते हैं। वहां से उठने का मन नहीं करता था। जब गुरुजी आज्ञा देते थे तो हम नीचे मुंह कर लेते थे, या हम इधर उधर देखने लग जाते थे कि हमें तो बोला नहीं जाने को लेकिन उठ के आना ही तो होता था वापिस। अगले दिन वही काम स्टार्ट, सारे बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, घर के काम। पर फिर भी दिल नहीं करता था आने का। तो एक दिन मैं किचन में थी, बर्तनों की सेवा कर रही थी, तो वहां पे एक लड़की होती थी, गुरुजी की प्यारी संगत, दिव्या सूद। मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी आपको कितने बजे आज्ञा देते हैं? तो वो कहती कि आंटी कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3, ढाई 3 भी, कभी 4 भी बज जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा। पर मेरे मन में आया कि हमें तो गुरुजी इतनी जल्दी भेज देते हैं। तो उस दिन जब मैं बर्तनों की सेवा करके बाहर आई, तो गुरुजी ने हमें जाने को बोला ही नहीं। उनकी ऐसी रहमत, ऐसी रहमत, उन्होंने 1:45 तक उस दिन बिठाए रखा अपने सामने। तो आप इमेजिन कर सकते हो, जब कई बार तो 5, 6, 7 संगत होती थी, तो गुरुजी अपने सामने बिठा के रखते थे। तो कितना वो भाग्यशाली वक्त था। मैं तो 97 को गोल्डन ईयर बोलती हूँ अपनी लाइफ का, क्योंकि गुरुजी महाराज ने 97 में दर्शन दिए। तो बस उसके बाद संगत जी, गुरुजी कभी 1:30, 2, ढाई, 2:45, 4 बजे तक भी बिठाए रखते थे। कई बार गुरुजी वॉक पे जाते थे। गुरुजी इतना, मेरे को तो सौभाग्य नहीं मिला गुरुजी के साथ वॉक पे जाने का, लेकिन कई बार हमारे सामने चले जाते थे, तो फिर हम गुरुजी के चरण स्पर्श करके घर वापस आ जाते। तो कई बार ऐसे होना कि मेरे को उन्होंने अंदर बिठाए रखना हॉल में, और मेरे हस्बैंड को बाहर भेज देना। तो फिर आधे घंटे घंटे के बाद मेरे को बोलना, चलो आंटी छुट्टी, प्रोना बाहर बैठा है, तेरा घर वाला बाहर बैठा है, छुट्टी, जाओ कर। बस फिर गुरुजी प्यारी सी मुस्कान के साथ हमें घर वापस भेज देते थे। तो फिर इस तरह गुरुजी के उन दिनों ऐसा था कि हमें 7-8 बार गुरुजी के पास, गुरुजी के हाथ से प्रसाद लेने का अवसर मिल जाता था। सबसे पहले जब हम आते थे तो गुरुजी हलवे का प्रसाद देते थे। तो गुरुजी हमें जब हलवे का प्रसाद देते थे, हम वो एक हाथ से देते थे, हम 2 हाथों से लेते थे। तो कई बार वो प्रसाद देते वक्त अपनी फिंगर्स को टैप कर देते थे हाथ पे। तो वो कितना ज्यादा आनंददायक क्षण होता था जब गुरुजी टैप करते थे। वो पता नहीं कौन से संकट हमारे जीवन से निकाल देते थे, जो कि हमें कष्ट दे सकते थे। तो इस तरह गुरुजी के हाथ से हम प्रसाद लेके बाहर खा के आके फिर बैठ जाते थे। फिर तरह तरह के प्रसाद मिलते थे, कभी लड्डू का, कभी बर्फी का, कभी चॉकलेट्स का, कभी पूड़े का, कभी ग्रेप्स फ्रूट का। इस तरह कई बार प्रसाद लेने का अवसर मिलता था, और जितनी बार मैं प्रसाद लेती थी, मैं गुरुजी के चरण स्पर्श और जरूर करती थी। तो बस फिर हम बैठ जाते थे। एक दिन ऐसे हुआ कि जब हम प्रसाद लेने मैं गई, तो मेरी बारी तक वो बेसन के लड्डू थे, खत्म हो गए थे, चूरा बूरा बचा हुआ था। तो जब मेरी टर्न आई, मैंने हाथ आगे किए, तो गुरुजी ने मेरी राइट आर्म को, रिस्ट को बड़ी जोर से पकड़ लिया, और मेरे को पूछा, तू मेरी कच्ची चेली है कि पक्की? तो गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होती थी कि गुरुजी के आगे मुंह नहीं खुलता था, बंदा कांपने लग जाता था, आंखों से आंसू निकल आते थे, पर मुंह नहीं खुलता था पर फिर भी आई मस्टर्ड करेज, मैंने पता नहीं कहाँ से हौसला इकट्ठा किया और बोला, गुरुजी थानू पता ही है। तो फिर वो उन्होंने मेरे हाथ में वो चूरा बुरा लड्डू का प्रसाद दिया, मैं लेके आ गई। तो वो मेरी रिस्ट कम से कम 8-9 दिन ब्लू कलर की रही। गुरुजी ने इतनी जोर से पकड़ा था, ना जाने कौन सा कष्ट उन्होंने मेरी जिंदगी से निकाला था।
आज भी मेरी दोनों रिस्ट की वेन्स में डिफरेंस है। राइट आर्म की थोड़ी उभरी सी हैं जहां गुरुजी ने पकड़ा था, तो लेफ्ट आर्म की थोड़ी डिफरेंट पैटर्न की हैं। तो इस तरह गुरुजी की ये दया करने का तरीका होता था। तो फिर इस तरह एक दिन, जो अक्टूबर का महीना था, तो राखी का उत्सव आया। पता नहीं कैसे संगत जी, जब मैं गुरुजी के जाने लगी तो मैंने एक राखी, पता नहीं कैसे वो स्पेयर आ गई थी, तो वो मैंने, कौन सी अदृश्य शक्ति ने मुझे बोला कि इस राखी को पर्स में डाल दो। तो मैंने वो राखी पर्स में डाल ली। तो हम गुरुजी के सामने बैठ गए। तो वो हॉल था जो एल शेप था। तो मैं एल शेप के सेंटर में ही अक्सर वहीं बैठती होती थी। दीवार थी वहां, दीवार के साथ बस थोड़ा सा आगे होके गुरुजी को देख लेना, फिर पीछे होके बैठ जाना, फिर देख लेना, बस ऐसे ही। तो गुरुजी का जो स्वरूप था, तो वो ऐसे था जैसे राजाओं के राजा हूँ, महाराजाओं के महाराजा हूँ, देवों के देव हूँ। उसको इंसान अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता उनके रूप को। मैं कोशिश तो जरूर कर रही हूँ बताने की, पर आई एम ट्राइंग टू टेक यू देयर इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, पर वो मैं बताने में असमर्थ हूँ, क्योंकि साधारण इंसान भगवान की ना तुलना दे सकता है, ना उनको डिस्क्राइब कर सकता है, ना बातों में बांध सकता है। ये तो एक छोटा सा प्रयास है। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गुरुजी कैसे दिखते थे, कैसे दिखते हैं। तो वहां पे फिर लाइन लग गई। मैंने सोचा प्रसाद की लाइन है, लेकिन नहीं, वो राखियों की लाइन थी। आंटियां खड़ी थी लाइन में सिर्फ। तो नहीं तो मिक्स्ड लाइन लगती थी, बच्चों की, आदमियों की और आंटियों की। तो पर उस दिन वो सिर्फ आंटियों की लाइन थी, उनके हाथ में राखियां थी। तो मैंने भी अपना पर्स खोला, बीच में से मैंने राखी निकाल ली, तो मैं भी लाइन में लग गई। तो हम 4 सिस्टर्स हैं। तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही शिव जी भगवान को राखी बांधती थी। लेकिन उस दिन तो जैसे भाग्य ही उदय हो गए, साक्षात भगवान को राखी बांधने का अवसर मिल गया। तो मैं लाइन में लग गई। वो कई आंटियों के तो हाथ से राखी पकड़ रहे थे, लेकिन कुछ आंटियों से बंधवा रहे थे। तो मैंने, जब मेरी टर्न आई, मैंने गुरुजी की कलाई पे, राइट कलाई पे, उन्होंने अपनी बाजू अपने थाई के ऊपर रखी हुई थी, ऊपर करके ऐसे। तो वो मैंने उनकी कलाई पे राखी बांध दी। तो फिर उसके बाद एक आंटी के पास एक सिंदूर की डब्बी थी। मैंने उनसे लेके गुरुजी के फोरहेड पे ओम नमः शिवाय बोल के टिक्का लगा दिया। तो उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं आंटी को उनकी सिंदूर की डब्बी वापस कर दूं, पर वो नहीं कर पाई। वो आंटी मुझे दिखी नहीं। तो जब नेक्स्ट डे हम गुरुजी के आने लगे, तो मैंने सोचा कि वो सिंदूर की डब्बी निकाल लूं, वो मैं आंटी को वापस कर दूंगी उनकी, क्योंकि कल मैंने उनकी यूज की, तो मैं आज उनको वापस कर दूंगी। जैसे ही मैंने वो डब्बी निकाली, देखी ध्यान से, खोली, तो वो सिंदूर की डब्बी नहीं थी। वो राखी का एम्प्टी केस था। वो वेलवेट रेड लगा हुआ था, जिसको मैंने सिंदूर समझ के मैंने गुरुजी के फोरहेड पे टिक्का लगा दिया। ये भी नहीं देखा कि टिक्का लगा है या नहीं लगा, पर मैंने अपनी तरफ से टिक्का लगा दिया। तो मैं मन में इतनी खुश हुई कि चलो, टिक्का नहीं था, गुरुजी ने मुझे ऐसा सुअवसर दिया अपने फोरहेड को छूने का। इसी बहाने मैंने गुरुजी के फोरहेड को छू लिया, उनके राखी भी बांधी और टिक्का भी लगा दिया। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। तो फिर इस तरह उससे फिर थोड़े दिन बाद करवा चौथ भी आया। तो गुरुजी के आगे करवा चौथ मनाने का अवसर मिला। तो उस दिन क्लाउडी नाइट थी। तो हम बैठे हुए थे, बच्चे या अंकल लोग बाहर से आके बता रहे थे कि चांद नहीं निकला, चांद नहीं निकला। इतने में कोई 11 बजे के करीब गुरुजी की नीस पूनम वो आई। तो सब आंटियों के कानों में बोल रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि जाके अर्घ दे दो। तो
चंद्रमा चाहे नहीं निकला था, क्योंकि असली चांद तो हॉल में बैठा था। तो पर फिर भी जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी, हम सब अपने अपने वो बर्तन लेके उनकी टॉप पे गए। तो वहां पे हमने अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद आके मैंने मैं घर से लेके गई हुई थी मट्ठी प्रसाद। मैंने गुरुजी के चरणों को छुआ, मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, गुरुजी के चरणों को छुआ और आके अपने स्थान पे ग्रहण किया। वो भी मेरी जिंदगी का बेस्ट करवा चौथ था, जिस दिन गुरुजी ने, भगवान जी ने साक्षात दर्शन दिए। तो उस दिन चाहे चांद नहीं निकला था, पर गुरुजी ने फिक्स टाइम पे हमें अर्घ दिलवा दिया, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद पंचमी तिथि लग जानी थी। तो गुरुजी को जो सब ग्रह उनके हाथ में है, सब तरीके वार त्योहार सब उनके हाथ में है, हर एक बंदे का भाग्य उनके हाथ में है, पत्ता पत्ता उनकी आज्ञा से हिलता है। तो उन्होंने करवा चौथ वाले दिन ही अर्घ दिलवा दिया, पंचमी नहीं चढ़ने दी। तो मैं अब थोड़ा नेक्स्ट ईयर में जाऊंगी कि 98 का करवा चौथ आया। तो उस दिन तो हम घर में थे, क्योंकि गुरुजी दिल्ली जा चुके थे। पर गुरुजी की याद मन में बसी हुई थी कि गुरुजी तो पिछले साल कितना ज्यादा आनंद में था हमारा करवा चौथ। आज तो गुरुजी नहीं है इधर, क्या करें। पर एनी हाउ जब पता लगा चांद निकला, तो हमारे घर के पीछे एक मेन रोड है बहुत बड़ी सी, तो वहां पे चंद्रमा थोड़ा जल्दी दिख जाता है हमारे घर से कुछ देर पहले। तो मैं अर्घ देने जा रही थी वहां पे, तो मन में यही था कि पिछली बार गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो वहां पे एक ना बस खड़ी हुई थी, तो बस में से वही शब्द निकला चल रहा था, श्वासां दी माला ते सिमरा मैं तेरा नाम। आई गॉट गूज पम्प्स। मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो शब्द सुन के, कि मैंने गुरुजी को याद कर रही थी, पर गुरुजी बता रहे हैं कि मैं यहाँ भी हूँ, अब भी हूँ, तब भी था, अब भी हूँ। तो मेरा मन खुश हो गया। मैंने खुशी खुशी अर्घ दिया और घर वापस आई। तो फिर थोड़े दिन बाद दिवाली आई। दिवाली आई तो दिवाली के दिन बच्चे थोड़े उदास थे कि इस बार हम पटाखे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि हमारे कोई डिस्टेंट रिलेटिव की करनाल में डेथ हो गई। बच्चे आर्ग्यू कर रहे थे कि वो तो करनाल में रहते थे, हम यहाँ पटाखे क्यों ना चलाएं। मैंने कहा नहीं बेटे, ऐसे नहीं चलाते। लेकिन चलो एनी हाउ, हम दिवाली को गुरुजी के गए सत्संग में। गुरुजी साक्षात सिंहासन पे बैठे हुए थे, तो हमने चरण स्पर्श किए, बैठे। तो इतने में एक आंटी आते होते थे, वो वैन भर के पटाखे लाए। तो बच्चों की तो लॉटरी लग गई। बच्चे वहां 12-1 बजे तक पटाखे चलाते रहे। तो गुरुजी तो बच्चों की भी छोटी छोटी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सर्व समर्थ प्रभु, बच्चों को भी उदास नहीं होने दिया उन्होंने। बच्चों का पटाखे चलाने का मन था, तो गुरुजी के जहां जाके बच्चों ने पटाखे चला लिए, बच्चे बहुत खुश हुए। तो फिर उस दिन गुरुजी ने अपने हाथ से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया। तो उसके बाद हम आज्ञा लेके घर आ गए। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे 31 को हम गुरुजी के गए, पर उस दिन गुरुजी नहीं मिले। बस वो, फिर हम कुछ देर जाते रहे, फिर बस ये पता लगा कि गुरुजी नहीं मिल रहे हैं, गुरुजी नहीं है, यहाँ नहीं है। कुछ लोग कहते थे चले गए हैं, कुछ कुछ कहते थे, कोई कुछ कहते थे, कोई गुरुजी को कहते थे कि तपस्या करने चले गए हैं। तो बस गुरुजी नहीं मिले, तो कितना मन उदास होगा, आप सोच सकते हो। इतना मन उदास हुआ। तो ऐसे था कि जिंदगी रसहीन हो गई है, जिंदगी से किसी ने रस ही निकाल लिया है। गुरुजी नहीं है अब यहाँ पे चंडीगढ़ में, गुरुजी के हम दर्शन नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह पागलों जैसी हालत हो गई थी एकदम से। फिर एकदम अप्रैल 98 में एक कार्ड मिला कि उदयपुर में गुरुजी आएंगे, वहां पे किसी के केमिकल प्लांट का उद्घाटन है, तो गुरुजी वहां पे आएंगे। तो चंडीगढ़ की संगत बस में वहां गई। तो वहां जब 9 अप्रैल
98 था। तो गुरुजी ने वहां पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, पंडाल लगा हुआ था बहुत बड़ा, गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। तो गुरुजी के दर्शन करके तन मन निहाल हो गया। हम लाइन में लगे, गुरुजी ने अपने हाथ से लड्डुओं का प्रसाद दिया। तो फिर उसके बाद गुरुजी जब इनॉग्रेशन करने एक आयरन की स्टेयर केस पे चढ़ के कोई बटन उन्होंने ऑन करना था, वो गए, तो हम भी पीछे पीछे। तो फिर जब स्टेयर केस उतरने लगे थे, तो मैं पता नहीं क्यों मेरे क्या मन में आया, मैं थोड़ा पीछे हो गई। मुझे आज तक इस बात का रिग्रेट है कि मैं गुरुजी के साथ नीचे आती। पता नहीं गुरुजी मुझको क्या ब्लेसिंग देते, पता नहीं मेरे मन की नीचता मैं क्यों वापस पीछे हो गई। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं गुरुजी के साथ नीचे नहीं आई सीढ़ियों में। तो फिर इतने में एक सरदार बाद मिले, वो संगत में आजकल नहीं आते। 20 साल बाद मुझे कहीं मिले, तो मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को नीचे लेके आए थे? कहते हाँ। तो उनके भाग्य में था ऐसा, तो मेरे भाग्य में नहीं था। फिर गुरुजी उसके बाद, हाँ मैं अभी उदयपुर का ही शेयर कर रही हूँ। तो हम तो कंचन होटल में ठहरे हुए थे, पर गुरुजी उदयपुर के आनंद भवन होटल में ठहरे हुए थे। तो जब रात को हमने चंडीगढ़ के लिए वापस आना था, तो गुरुजी से आज्ञा लेने गए। गुरुजी होटल की लॉबी में बैठे हुए थे सिंहासन पे। तो हम लोग वहां बैठे रहे कुछ देर। तो पता नहीं गुरुजी की दया थी या मेरे मन में क्या आया, मैं गुरुजी के पास बैठ गई जाके जमीन पे। तो गुरुजी से बातें करने का मौका गुरुजी खुद ही देते थे। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी रास्ता दिखाओ। गुरुजी ने बताया दिखाएंगे। फिर मैंने पूछा, गुरुजी कोई पाठ वगैरह दसो। गुरुजी कहंदे दसांगे। बस इतनी बात करके मैं चरण स्पर्श करके फिर वापस आ गई। तो मैं, गुरुजी ने बताया, जरूर बताया, पर गुरुजी से बात करना कांप कांप के, और उनकी जब हम बात कर रहे हों उन वाइब्रेशंस को फील करना एक अपने आप में ही अलग सा अनुभव था। तो फिर उसके बाद गुरुजी दिल्ली चले गए। दिल्ली में हम पार्क स्टेट में बैठते थे। चंडीगढ़ जितना तो नहीं ज्यादा जाना नहीं हुआ, कम जाना हुआ, लेकिन जब भी मौका मिलता तो चले जाते थे। तो एक बार हम गए, तो उस दिन जन्माष्टमी थी। तो गुरुजी ने अपने हाथ से हमें अपने 2 स्वरूप दिए, जो कि पोस्टर्स के उसमें रूप में थे। 2 उन्होंने हमें वो स्वरूप दिए जो आज भी हमारे पास हैं। फिर भी कई बार उन्होंने अपने हाथ के लिखे हुए वेडिंग कार्ड्स वगैरह या इनविटेशन कार्ड्स वगैरह भेजे। तो हमें इतना रिग्रेट है कि हम नहीं गए। पता नहीं वहां भेज के, एक बार अबोहर का आया, मुझे याद है, अबोहर का कार्ड आया। तो हमने उस फैमिली, उस पे फोन नंबर वगैरह लिखा हुआ था, हमने पूछा कि गुरुजी आएंगे? कहते नहीं गुरुजी तो नहीं आए, नहीं आएंगे। तो पर हम नहीं गए। तो आज भी वो कार्ड्स को देख के बड़ा दुख होता है कि गुरुजी ने पता नहीं क्या सोच के हमारे लिए वो इनविटेशन भेजा था। वहां पे हमारा क्या कल्याण करना था कि हम वंचित रह गए। सॉरी गुरुजी, हमने आपकी बात नहीं मानी। हमें तो मतलब आंखें बंद करके आपकी बात माननी चाहिए थी। जहां आप भेजते वहां चले जाना चाहिए था, पर हम नहीं जा पाए। तो 2001 की बात बता रही हूँ। 2001 में गुरुजी के माता जी पूरे हो गए। तो उस, वो अराउंड 10th में था। उससे एक हफ्ता पहले मुझे ड्रीम आया कि माई सेल्फ इज टॉकिंग टू माई सेल्फ, आई लॉस्ट माई मॉम।
तो मैं बहुत हैरान कि मेरे तो दोनों मम्मियाँ ठीक हैं, अमृतसर वाली भी, चंडीगढ़ वाली भी, तो ये आई लॉस्ट माई मॉम का क्या मतलब। तो फिर थोड़े दिन बाद पता लगा कि गुरुजी के मदर पूरे हो गए हैं और उनका भोग है डुगरी में। तो हम गए डुगरी में। तो फर्स्ट टाइम 2001 में गए डुगरी में। तो वहां पे वो चल रहा था, गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ चल रहा था, उसके बाद भोग पड़ा। तो गुरुजी भी आम लोगों की तरह, आम संगत की तरह, सिर पे उन्होंने काला और सफेद परना लिया हुआ था कॉटन का, और उनकी दृष्टि गेट की तरफ थी। दृष्टि गेट की तरफ अब मैं सोचती हूँ इसलिए थी कि जो संगत आए वो तभी उनका कल्याण कर दें कृपा दृष्टि डाल के। तो हम, वो अपने चरणों को स्पर्श नहीं करने दे रहे थे क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी रखे हुए थे। उन्होंने अपने चरण स्पर्श नहीं करने दिए उस दिन। तो हम भी बैठ के, उसके बाद बाहर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, वहां गुरुजी ने स्टेज पे बैठे और अपने हाथ से मूंगी के दाल के हलवे का प्रसाद सारी संगत को दिया। बहुत संगत आई थी, पता नहीं अपने माता जी के भोग पे गुरुजी ने अनगिनत संगत का कल्याण किया अपने हाथ से प्रसाद देके। तो वो अपने हाथ से जब प्रसाद देते थे, उसके बाद बॉल में एक पानी संगत लेके जाती थी। एक बार चंडीगढ़ में मुझे भी मौका मिला कि मैं गुरुजी के हाथ धुलाए प्रसाद देने के बाद। तो वो फिर संगत कहती कि ये जो उनके हाथ का धुला हुआ प्रसाद होता था कि ये असली प्रसाद, असली चनामत तो ये है। फिर वो सारी संगत वो प्रसाद ग्रहण करती थी गुरुजी के हाथों का धुला हुआ। तो फिर उसके बाद गुरुजी खड़े हुए थे वहां पे। तो मुझे याद आया कि कम से कम हमने, सारी संगत, आम तौर पे सारी संगत ऑलमोस्ट चली गई थी, पर कम से कम मन में इतना प्यार उमड़ता था कि थोड़ी देर बाद जाके गुरुजी के चरण स्पर्श कराते थे। तो गुरुजी भी अम्यूज हो रहे होंगे हमारा प्यार देख के कि कैसे प्यार उमड़ता है इनके मन में। थोड़ी देर बाद आके फिर चरण स्पर्श करके चले जाते थे। तो इस तरह पता नहीं उस दिन कितनी बार चरण स्पर्श किए। गुरुजी ने नहीं बोला अब जाओ। हम बड़ी देर खड़े रहे जब तक कि गुरुजी अंदर नहीं चले गए। वो प्रेम की भावना को पूरी समझते थे, मन की, और बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करते थे। वो प्यार मन में इतना उमड़ता है कई बार कि आंसू आ जाते हैं। वो गुरुजी के प्यार को याद करके कितनी दया दृष्टि से देखते थे, कितनी करुणा से देखते थे, और इतना प्यार उन्होंने दिया, किसी चीज की कमी नहीं रखी उन्होंने। तो हम अपनी मर्जी से ही वापस आए जब गुरुजी अंदर चले गए, लेकिन उन्होंने हमें जाने को नहीं बोला क्योंकि वो मन की भावना समझ रहे थे कि इनको प्यार आ रहा है तो ये प्यार से खड़े हैं, तो चलो कोई बात नहीं, खड़े रहने देते हैं। तो मैं अब संगत जी अपने बच्चों की पढ़ाई का शेयर करूंगी सत्संग। तो जब मेरा एल्डर सन 10th में था, तब तो गुरुजी साक्षात फिजिकली मौजूद थे। तो जलंधर में पूछ लिया था उनसे कि क्या करे। तो उसने नॉन मेडिकल किया, पर उसने ऐसे ही वो सीईटी का लॉ का एंट्रेंस पेपर दे दिया। तो जिसमें उसका आईआईटी प्रीलिमिनरी क्लियर हो गया था, उसको एक दो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल गया था इंजीनियरिंग की। तो उसने जब सीईटी दे दिया लॉ का पेपर, तो उसका ऑल इंडिया 18 रैंक आया। तो फिर वो कहे हमने लॉ करनी है, क्योंकि पापा इंजीनियर है, पापा कहते थे नहीं इंजीनियरिंग करे। तो मैंने कहा नहीं, मैं हम पूछते हैं गुरुजी से। तो हम गए गुरुजी के। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, साक्षात अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। तो मैं संगत से उठ के, पता नहीं वो कैसे हिम्मत देते थे, मैं उठ के गई। मैंने हाथ जोड़ के पूछा, गुरुजी गल कर ला। गुरुजी ने कहा हाँ। मैं कहा गुरुजी ਵੱਡੇ बेटे दी इंजीनियरिंग च भी एडमिशन होगी, लॉ च भी होगी, वो की करे। गुरुजी ने सिंहासन की आम पे 3 बार टिक किया और बोला लॉ 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 करे। तो उसके बाद
मेरे बड़े बेटे ने लॉ करी एंड ही इज डूइंग वेल। तो इस तरह पर जब छोटे बेटे की 10th थी तो गुरुजी फिजिकली नहीं थे। तो फिर मन में था कि पहली बार तो हमने गुरुजी से पूछ लिया, अब क्या करें, मन में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा था। तो एक दिन ऐसे ही संडे था, सुबह सुबह डॉक्टर पुनीत बजाज का फोन आया, आंटी 2 बसेस आ रही हैं संगत की बद्दी में दिल्ली से, तो आप भी आ जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो कहते चलते हैं। तो हम वहां गए। तो वहां पे उन्होंने प्रोजेक्टर पे गुरुजी की वीडियोस और पिक्चर्स लगाई हुई थी। डॉक्टर पुनीत ने मेरे को कहा कि आंटी, मैं कॉफी प्रसाद लेने गई, डॉक्टर पुनीत ने मेरे को कहा आंटी आपने तो गुरुजी को भी देखा हुआ है, आपने ये पिक्चर्स कई बार देखी हुई है, आप जाओ यहाँ से, आप नीचे हमारा कॉलेज देख के आओ, अंकल के साथ नीचे घूम के आओ। तो हम वहाँ प्रसाद, कॉफी प्रसाद उठाया और हमने वहाँ सारा कॉलेज देखा। तो बहुत एंजॉय किया, जैसे गुरुजी के जाना तो पता नहीं कितने पिकनिक के बराबर होता था। अब भी ऐसे ही है। खैर, गुरुजी का सत्संग सब संगत को पता ही है कि सबसे अद्भुत है, सबसे अलग है। तो हमने बड़ा एंजॉय किया। तो हम वापस आए। जब मैं रात को सोई तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। तो गुरुजी मेरे को कहते, होर की हाल है बच्चों दा, छोटा बन गया इंजीनियर। तो मेरी आंख खुल गई। तो मैं इतना खुश हुई कि एक तो गुरुजी आए और गुरुजी ने बच्चों का हाल पूछा, और जो मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि छोटा क्या करेगा तो वो भी बता दिया उन्होंने। तो फिर ऐसे ही छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग की, जैसे कि गुरुजी ने बोला। तो ऐसे ही हम 2012 में हम अमेरिका घूमने गए। तो बच्चे को, छोटे बेटे को वहां बहुत अच्छा लगा, उसका जैसे दिल वहां रह गया हो। तो मेरे को भी मन में थोड़ा थोड़ा समझ आया कि ये, इसको अमेरिका ज्यादा पसंद आ गया है। तो फिर ऐसे ही मैं बता रही हूँ, 2014 को एक सत्संग था सैनी अंकल के घर में, पंचकुला में। वहां पे एक संगत की है डॉक्टर गीतिका बस्सी, वो मेरे पास आए। वो कहते कि रेणु आंटी मुझे रात को ना गुरुजी का ड्रीम आया। तो फिर उसमें ना मेरे को सेतु बता रहा है कि मेरी गुरुजी ने ना किसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दी। तो बस मन की भावना जानते हैं गुरुजी, उन्होंने वैसा इंतजाम करवा दिया। द सब्सिक्वेंटली द थिंग्स हैपन। तो मेरा छोटा बेटा पढ़ने के लिए अमेरिका गया, जैसा कि आप जानते हो। तो वैसे जैसे उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग करवाई, वैसे उन्होंने हायर स्टडीज का इंतजाम कर दिया। तो उसी तरह होता है जैसा गुरुजी चाहते हैं। तो हम 2012 में अमेरिका गए। तो उन दिनों वहां पे बहुत कम संगत होती थी, सिर्फ 5-6 संगत होती थी। आज तो पता ही है कि सैकड़ों हजारों में संगत है अमेरिका में गुरुजी की। तो हम गुरु बच्चों ने उनका एड्रेस देखा नेट से, हम उनसे मिलने गए। उन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया, इतना इज्जत मान दिया। तो मुझे एम्बेरसमेंट होती थी कि वो हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं, हम मामूली से इंसान, हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। पर उन्होंने कभी गुरुजी को देखा नहीं था। वो हमसे पूछी जा रहे थे कि गुरुजी कैसे दिखते थे, कैसे बोलते थे, तो क्या क्या कहते थे। तो आई वॉज रैकिंग आउट माई ब्रेन, और उनको मैं बताई जा रही थी कि गुरुजी ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। गुरुजी, गुरु नानक, मैंने शायद ये बोला, गुरुजी लोगों को गुरु नानक देव के, राम जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के दर्शन कराते थे। तो गुरुजी को ये बात नहीं पसंद आई कि मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि वो लोगों को दर्शन कराते थे। वो सर्वसमर्थ प्रभु हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो कण कण में विद्यमान हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम, जिस दिन मैं वापस आई इंडिया, तो हम मिडनाइट वापस आए 20 जनवरी 2013 को। तो मिडनाइट वापस आई तो हम सोए। तो मुझे ड्रीम आया
कि गुरुजी ने मुझे कृष्ण जी के दर्शन कराए। इट वॉज ए लॉन्ग ड्रीम, जैसे 4 से 6:30 तक सुबह। इट वॉज ए लॉन्ग ड्रीम जिसमें कि कृष्ण जी हैं, वो बांसुरी बजा रहे हैं और सिल्वर ब्लू लाइट है, तो उनके साथ उनके 4-5 सखा है। तो इतना, फिर जब मैं सुबह उठी तो इतना ब्लिस फील किया। गुरुजी के ड्रीम आने के बाद तो ऐसे जैसे आनंद सा छाया रहता है, पता नहीं कितने दिन उस आनंद में आप मगन रहते हो, कभी गुरुजी का ड्रीम आ जाए तो। क्योंकि गुरुजी का ड्रीम नहीं होता, गुरुजी साक्षात आते हैं। गुरुजी साक्षात आते हैं, उनके मन में प्यार आता है अपनी संगत के लिए, तो वो साक्षात प्रकट होते हैं और आनंद देते हैं, कष्ट निकालते हैं। तो ऐसे ही सुबह फिर रूटीन शुरू हुई, तो अमेरिका वाली आंटी का फोन आया कि रेनू आंटी बात करनी है। मैंने कहा आराम से करते हैं। कहते नहीं नहीं, मैंने आपको कुछ बताना है। हाँ, तो आप जानते हो गए वो अलका आंटी हैं, तो उन्हीं का फोन आया था। मैंने कहा बाद में बात करते। कहते नहीं, अभी करना है कि गुरुजी ने रात को मेरे को कृष्ण जी के दर्शन करवाए। कृष्ण गुरुजी के स्वरूप से ड्रॉपलेट्स निकले, उनमें से बाल गोपाल के दर्शन कराए। तो ये हैं हमारे गुरुजी। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि हजारों मील दूर बैठी आंटी को भी और मेरे को भी, कि सिर्फ इस बात का जिक्र हुआ था कि गुरुजी दर्शन करा सकते हैं, तो उन्होंने हमारी चाहे किस्मत में नहीं लिखे थे, पर फिर भी उनकी रहमत, उन्होंने रहमत के काबिल बनाया, उन्होंने हमें दर्शन करवाए। तो इतनी ब्लिस फील की कि हमारे जैसे नाचीज लोगों को भी उन्होंने दर्शन कराए और निहाल किया। तो कई बार ऐसे सोचते हैं तो मन आश्चर्यचकित हो जाता है कि अच्छा, गुरुजी ने हमें अपनी कृपा के काबिल समझा। हम में तो कोई गुण नहीं है, अवगुणों के भंडार हैं, लेकिन वो गुरुजी का प्यार ही है जो उन्होंने हमें अपनी कृपा के काबिल समझा और कृपा की। तो मैं अमेरिका का ही एक और सत्संग शेयर करूंगी, क्योंकि अभी अमेरिका का चल रहा है एपिसोड। तो हम जब अमेरिका में तो हमने बच्चों ने एसएफओ का प्रोग्राम बनाया घूमने का। तो हमने वहां पे वो टूर लिया, गाइडेड टूर लिया। तो गाइडेड टूर इतना बोरिंग सा होता है कि बंदा इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर सकता, उनकी मर्जी से चलना पड़ता है। तो एनी हाउ ले लिया। तो उन्होंने कराया, क्रूज वगैरह कराया, गोल्डन गेट ब्रिज वगैरह दिखाया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जा तो आप हमारे साथ घूमो यहाँ यहाँ, या हमें 5 बजे म्यूजियम के आगे मिलना। उन्होंने म्यूजियम का नाम बता दिया। तो बच्चों ने भी कहा नहीं नहीं, हमने नहीं इनके साथ घूमना, हम अपना घूमेंगे। हमने कहा ठीक है। तो जैसे ही हमने 5 बजे वहां डेस्टिनेशन पे पहुंचना था, जैसे ही 4 बजे तो मन में घबराहट शुरू हुई कि हमारा होटल तो यहाँ से 1.5-2 घंटे की दूरी पे है, तो फटाफट वहां चलते हैं, हमें वहां पहुंचना चाहिए सबसे पहले। तो हमने बहुत कोशिश की, हम डेस्टिनेशन के आसपास ही थे, शो कर रहा था, लेकिन नहीं, हम भटक चुके थे। हमने बड़े लोगों से रास्ता पूछा, पर किसी ने ठीक से नहीं बताया। तो हम आ जाके वहीं पहुंच जाते थे, पर नहीं, हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते। तो वहां पे एक पुलिस की कॉप्स ने पकड़ा हुआ था एक ब्लैक मैन को। तो उनसे रास्ता पूछा, कॉप्स भी नहीं बता पाए। वो जो चोर था जिसके हथकड़ी लगी हुई थी, उसने बताया राइट लेफ्ट ऐसे करके, पर स्टिल हम नहीं वहां पहुंच नहीं पाए डेस्टिनेशन पे। तो फिर हम बहुत ज्यादा हताश से हो गए थे। मैंने गुरुजी को याद किया, गुरुजी अब क्या करें, आप ही करो कुछ। तो ऐसा सोचना ही था कि वहां पे एक टॉल डस्की वुमेन हमें मिली, जो कि बिल्कुल ही देहाती पंजाबन जैसी अटायर में थी। मेरे को अब भी उसका सूट भी याद है। उसने ऑफ वाइट कलर का टेरी रूबिया का प्रिंटेड ग्रे प्रिंट का सूट डाला हुआ था, सिर पे चुन्नी थी जैसे पंजाबी औरतें लेती है, एकदम से टिपिकल पंजाबी वुमेन की तरह। तो मैंने उससे रास्ता पूछा
शी रिप्लाइड इन इंग्लिश, राइट लेफ्ट लेफ्ट। तो उसने जैसे बताया तो हम मुड़ के चल पड़े। इतने में मुझे ध्यान आया वो पंजाबन औरत एकदम से पंजाबी दिखने वाली इंग्लिश कैसे बोल रही थी, अनलाइकली सा लगा मुझे। मैंने जैसे ही मुड़ के देखा अप्रोक्सीमेट 10 सेकेंड्स के बाद ही, तो दैट वुमेन वाज नो वेयर टू बी सीन। तो वो कौन थे? वो गुरुजी ही थे। तो वो सोच के मेरे को आज भी वाइब्रेशन फील हो रही है, आई गॉट गूज बम्प्स। तो ये कैसे गुरुजी ने आके हमें रास्ता बताया। तो हम जैसे उन्होंने बताया हम वैसे पहुंच गए, तो 1 मिनट में ही, हम 1-2 मिनट के अंदर ही हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो मैं तो आज भी यही गुरुजी से प्रेयर करती हूँ, गुरुजी भटकने मत देना, मंजिल तक पहुंचाते रहना, आपका हाथ पकड़ के हम मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएंगे, भटकाना मत। फिर भी लॉजिक माइंड आए, ह्यूमन बीइंग, फिर भी मन में ख्याल आया कि चलो शायद पंजाबी वुमेन इंग्लिश बोल सकती होगी। ये वैसे गलती थी मेरी। ये मैं बात बता रही हूँ कि 2019 की। 2019 में ये मई जून का मंथ था। तो हमें कोई सत्संग का इनवाइट मिला सेक्टर 70 मोहाली का। तो हम चले गए, फिर उसी तरह भटकते रहे जैसे एसएफओ में। वी वर वेरी नियर टू द डेस्टिनेशन, पर पहुंच नहीं पा रहे थे हम। संगत पे लेट जाना तो मन में घबराहट होने लग जाती है कि सत्संग से लेट हो गए हैं। तो फिर भी इधर उधर भटकते रहे हम। 10-15 मिनट बाद यानी हो हम जब पहुंचे तो सत्संग शुरू हो चुका था। तो सत्संग शुरू हो चुका था, गुरुजी का सिंहासन लगा हुआ था, स्वरूप लगा हुआ था। तो पीछे उन्होंने एक एलईडी स्क्रीन लगा रखी थी जिस पर भी गुरुजी का स्वरूप ही था। तो मैं जैसे लेट थी, तो मैं जहां से उन्होंने मैट्रेस बिछाए हुए थे उसके आगे थोड़ी खाली जगह थी, गुरुजी के स्वरूप के पास ही मैं वहां बैठ गई कि चलो यहाँ दीवार के साथ कंफर्टेबली। तो मैंने आंखें बंद की हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं सबसे आगे बैठी हूँ, तो मैं, मेरे को ये बोलेंगे सत्संग करने के लिए, तो मैं फिर क्या करूंगी। तो मैं चलो माइंड में कुछ छोटा सा कुछ गुरुजी का सत्संग सोच रही थी कि क्या करूंगी। तो मैंने यही सोचा कि चलो मैं ना एसएफओ वाला सत्संग कर दूंगी, कि जैसे हम रास्ता भटक गए थे गुरुजी ने ऐसे ऐसे बताया उस वुमेन के रूप में। तो मैंने ये सोच के 1-2 मिनट में जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, तो जो एलईडी स्क्रीन थी उस पे सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज अपीयर हो रहा था। आई अगेन गॉट गूज़बम्प्स कि ये कैसे हो सकता है। तो अगर लॉजिक माइंड में कोई डाउट था कि वो वुमेन वुमेन थी, कोई आम वुमेन थी, गुरुजी नहीं थे, गुरुजी ने वो वाला भ्रम भी दूर कर दिया कि वो वहीं थे, गुरुजी ही थे, गुरुजी ही थे, गुरुजी ही थे, जो कि वहां भी थे उस दिन और आज भी है यहाँ पे। बस उनको सिर्फ सच्चे मन से प्यार से बुलाना होता है। तो वो तो वहीं थे, वही थे, वही थे। तो फिर मैंने सत्संग किया उस दिन। तो ये है हमारे गुरुजी। तो मैं अब एक और एपिसोड अभी रिसेंट का शेयर करती हूँ। ये है 21 जुलाई 2019 का। चंडीगढ़ में शिव मानस सत्संग होते हैं, शिव मानस एक मंदिर है, वहां पे सत्संग होते हैं एवरी थर्ड संडे। अब तो आजकल चलो बंद है, तो होते हैं। तो मैं, हम वहां से आए 4-4:30 बजे, आके हम लेटे हुए थे। इतने में मेरे यंगर सन सुकरात का फोन आया अमेरिका से। तो मैंने उठाया, वीडियो कॉल थी। तो उसने कहा मम्मी आप मेकअप करके सो रहे हो? मैंने कहा नहीं बेटा, हम तो अभी सत्संग से आए हैं, शिव मानस से आए हैं। कहता अच्छा अच्छा। मैंने कहा तू इस वक्त क्यों फोन कर रहा है? तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो उसने कहा नहीं ऐसे ही मम्मी नींद खुल गई थी। थोड़ा वो परेशान सा भी लग रहा था उसके फेस से। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चा नींद से उठ गया होगा तो उसने फोन कर लिया, चलो ठीक है। तो चलो बात खत्म हो गई। तो सेम डे मेरी सिस्टर अमृतसर में रहती है, तो
उसका मेरे को फोन आया, दीदी एक गल करनी है। मैं नहीं कर दी। मैं कहा क्यों नहीं कर दी? नहीं मेरे तो दसिया नहीं जाता। मैंने बहुत उसको इंसिस्ट किया, तब उसने बताया कि उसकी डॉटर को ड्रीम आया है कि मासी की डेथ हो, यानी कि मेरी डेथ हो गई है, और सभी लोग रो रहे हैं। और फिर कहती कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था दीवार पे, तो वो उसने देखा तो उसकी नींद खुल गई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे डरते डरते ये बात बताई, तो मैंने सुन ली। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी का स्वरूप तो आ ही गया, चलो ठीक है। तो फिर वेरी नेक्स्ट डे, सावन का पहला सोमवार था, तो मैं सोई हुई थी। तो सुबह 8-8:30 के बीच का टाइम होगा। सॉरी गुरुजी, आपको पता है मैं लेट उठती हूँ। तो मैं सोई हुई थी, तो मुझे ड्रीम आया गुरुजी का कि गुरुजी आए हुए हैं हमारे घर में। तो एक आगरा वाले अंकल है, पाटिया अंकल, वो सीढ़ियां उतर रहे हैं, मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ। उन्होंने मुझको बोला कि गुरुजी ऊपर आए हुए हैं। तो मैं ऊपर चढ़ के जाती हूँ, तो वहां गुरुजी बेड पे लेटे हुए हैं, डायगनली उल्टे। तो मैं उनको पूछती हूँ, गुरुजी आप चाय पियेंगे, दूध पियेंगे या दूध पत्ती पियेंगे? मैं उनका चरण स्पर्श करने लगती हूँ। गुरुजी ने नहीं करने दिया, मेरे को बोला पाजा इत्थों। फिर मैं दोबारा पूछती, नहीं तेन नहीं पता लग्या, पाजा इत्थों। मैं कहा गुरुजी कुछ तो दसो, सुनिया नहीं तेन, समझ नहीं आया, पाजा इत्थों। तो फिर वो सुन के मैं चरण स्पर्श किए बगैर ही नीचे आ जाती हूँ, जहाँ की मेरे मदर इन लॉ खड़े होते हैं। वो मेरे को बोलते हैं कि गुरुजी जिन्ने दिन है गए ना, तू बादाम पे हो दिया कर। उसके बाद मेरी नींद खुल जाती। तो नींद खुलने के बाद मैंने अपने यंगर सन को फोन किया। मैंने कहा सेतु, मेरे को ऐसे गुरुजी का ड्रीम आया। तो उसने बोला कि मम्मी मैंने कल आपको शाम को फोन क्यों किया था, 4 साढ़े 4, मुझे भी ड्रीम आया था कि आपकी डेथ हो गई है। तो मेरी सिस्टर ने भी बोला डेथ हो गई है। तो ये गुरुजी थे जिन्होंने आके मुझे पता नहीं कैसे बचाया और मेरे को दूसरा जन्म दिया, ताकि मैं अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकूं और संगत की लाइफ एंजॉय कर सकूं। ये गुरुजी हैं सर्वसमर्थ प्रभु, जो कि मुर्दों में जान डाल देते हैं। चलो 11 बज गए हैं, तो अब मुझे लगता है कि मुझे वाणी को विराम देना चाहिए। संगत जी फिर मिलेंगे। तो मेरी अब मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी, जो कोरोना की महामारी फैली हुई है, अब इसको विराम दो। आप अपना स्वरूप प्रकट करो और संगत को और दुनिया को इस महामारी से बचाओ, और सबका जीवन सामान्य हो, लोग पहले जैसे ही आनंद माने, खुशियां मनाएं। सॉरी गुरुजी, मैं आपकी शान में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बोल पाती। अपनी शान में अच्छा बोलने की शक्ति देना। संगत जी, अगर किसी को मेरी बात से कुछ ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूँ। थैंक यू।